वेलकम दोस्तों, आप सभी का ब्रेनी पीडीएफ स्किल्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है हम लोग रैपिड रिव्यू सीरीज कर रहे थे। अभी जो हमारा सबसे पहले टॉपिक चल रहा था वो जुडिशरी से रिलेटेड चल रहा था एंड काफी सारी चीजें हमने इसमें देख ली थी। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पूरा कवर कर चुके हैं। आई होप आपका जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है उसका रिवीजन हो गया होगा। हाई कोर्ट हम पूरा कवर कर चुके हैं और हम बात कर रहे थे अब लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी में हमने लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में देखा था काफी सारी चीजें, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमने देखा, ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी। उसी को कैरी करेंगे हम यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर आई गेस 95 96 हो गए थे हमारे एंड देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 99 से आज डील करें, राइट। आई होप अब हमारी सेंचुरी होने वाली है, पूरे 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन और करेंगे एंड हमारा पूरा जुडिशरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पूरे जुडिशरी टॉपिक को रिवाइज करके बार बार इस शीट की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम के टाइम पे या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज में आप बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को देखोगे कि जुडिशरी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, कंसीडर तो करेंगे ही करेंगे, बताइए क्या है। द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल हाई कोर्ट coterminous with the territorial limit of that state where it is established। भाई ये नॉट coterminous होता है। आर्टिकल 231 पढ़ा होगा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, सॉरी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स या फिर यूटीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत ही हो गया। ठीक है, देखो ये हाई कोर्ट का क्वेश्चन है लेकिन सॉरी ऐड था लोअर जुडिशरी में, पर चलो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट द jurisdiction and powers of high court can be modified both by the parliament and the state legislature for matters not specified in the constitution। एग्जैक्टली जो पावर्स हैं हमारे हाई कोर्ट की या फिर हमारे जो मतलब पावर्स हैं जो हमारी हाई कोर्ट की, उसको मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, उन मैटर्स पे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारा स्टेटमेंट ओनली 2 सही है ना, करेक्ट पूछा है उसने, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज ट्राई करें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, अब आगे चलो फैमिली कोर्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जिन लोगों ने फैमिली कोर्ट नहीं पढ़ा होगा उनका क्लियर हो जाएगा और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो आंसर देंगे। दे डील विद दी, अच्छा चलो फैमिली कोर्ट स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि फैमिली कोर्ट कौन सी एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन है दे डील्स विद द मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली डिस्प्यूट। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही तो होता है, फैमिली कोर्ट का मतलब ही ये है कि मैरिज और फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करना। एंड दिस फैमिली कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ये जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद होते हैं ये सारे फैमिली कोर्ट में जाते हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। मैंने तो ऐसे सुना कि ये ऑब्लिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट पे इनको सेटअप करना, तो प्रेसिडेंट कहां से आ गया, राइट। तो मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके फैमिली कोर्ट को सेटअप कर सकती है। ठीक है, और ये ऑब्लिगेशन है स्टेट कोर्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे ये ऑब्लिगेशन है कि दे हैव टू सेटअप अ फैमिली कोर्ट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज हमारी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। उसने पूछा करेक्ट, करेक्ट तो हमारे दोनों ही नहीं है फिर, नहीं सॉरी स्टेटमेंट 1 तो हमारी सही थी ना। They deals with the matter which are related to marriages and family disputes। तो स्टेटमेंट 1 हमारी सही है, स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है। उसने पूछा है करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 ओनली। आई होप क्लियर होगा, फैमिली कोर्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है तो काफी बार मिस इंटरप्रेट हो जाती है। 105, अच्छा सॉरी हम तो सीधा 105 पे आ गए, 101 तो हमने करा ही नहीं। देखते हैं चलो 101। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, देख लेते हैं। आ ट्रिब्यूनल
इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यहां तक तो बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही होती है। Established for the purpose of discharging quasi judicial duties, एग्जैक्टली ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 136। ट्रिब्यूनल, अगर हम ट्रिब्यूनल की कोई भी बात कर रहे हैं, अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल ना तो हमारा कोर्ट है, ट्रिब्यूनल इज नीदर अ कोर्ट नॉर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, ये मतलब कोर्ट और एग्जीक्यूटिव या फिर कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, so tribunal is an administrative body which is established for the purpose of discharging quasi judicial duties, and this statement is truly correct. Statement 2, administrative tribunals created under article 323A are not bound by टेक्निकल। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट वाइज जब हमने यहां तक पढ़ी तो हम ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या हमारे 323A में ही मेंशन्ड है, बिल्कुल मेंशन्ड है, तो ये तो यहां तक तो सही है। दे आर नॉट बाउंड बाय टेक्निकल रूल्स ऑफ इंडिया एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, एग्जैक्टली जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1852 से तो फ्री हैं। साथ में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हमें देखने को मिलेगा, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, ये उससे भी फ्री है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट बाउंडेड बाय द टेक्निकल रूल्स ऑफ इंडिया एंड टू विद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, अगर ये नो करके दिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स, सारे ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। ठीक है, लेकिन जितने ही कोर्ट होंगे वो सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ऑल ट्रिब्यूनल्स आर कोर्ट, दो ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल। एग्जैक्टली राइट, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये जो स्टेटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, ये जो वर्ड कोर्ट है ना, ट्रिब्यूनल को ही डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, स्टेटमेंट 2 भी हमारी सही है और स्टेटमेंट 3 भी हमारी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उसने पूछा है करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू दी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, चलो जी क्वासी जुडिशियल बॉडीज को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। दे आर स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की एक्ट से स्टैब्लिश हुए थे। ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो होते हैं ये स्टैट्यूटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बॉडीज रेगुलेटरी भी हो सकती हैं और ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है नेचर में। ये जो बॉडी होती है ये तीनों तरीके की, किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय जस्ट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत, राइट। सेकंड, दे हैव पावर्स टू इम्पोज लॉ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, यही तो इनका काम होता है। ठीक है, यही तो इनका काम होता है। थर्ड, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, कितने लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन्हें सेबी के बारे में तो पता ही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किस तरीके की बॉडी है, इज अ क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडी। भाई वो ट्रेड मार्केट को रेगुलेट ही तो करती है, इसका काम ही रेगुलेशन का होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी बिल्कुल सही। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जैसे ट्राई है, ठीक है, और इरिडा है, IRDA है, ये दोनों ही कंपनीज जो हैं ये सारी, मतलब ये दोनों ही बॉडी हैं, ये भी क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडीज ही हैं, जैसे हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारा 2 एंड 3 सही है। उसने पूछा क्या है करेक्ट, कहीं पे 2 एंड 3 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। आई होप सब लोग पढ़ के आए होंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता क्या है। तो सबसे पहली बात,
NGT has no authority to give relief and compensation for damages to aggrieved person। मैंने तो सुना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अथॉरिटी होती है कंपनसेशन देना एग्रीड पर्सन को या फिर डैमेजेस का कंपनसेशन देना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एनजीटी जो है ये कब स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द ट्रिब्यूनल्स इज मैंडेटेड टू मेक अ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फाइनली विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द सेम। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। 6 महीने के अंदर जो है वो उन्हें पूरा करना हो चाहिए। और जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से भी बाउंड नहीं है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि they are not bounded by the code of civil procedure 1908 and the technical rules of Indian Evidence Act 1872। ये इनसे बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होगी। NGT has no jurisdiction over the Wildlife Act 1972। ठीक है, यही तो वहां जब हम एनसीटी पढ़ेंगे तो हमने वहां पे एक एक्सेप्शन देखा होगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यही तो, या फिर इनके अलावा एंड लॉस पर्टेनिंग टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा वो एडी के अंडर नहीं आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। तो हमारे ऑटोमेटिकली आंसर 2 और 3 करेक्ट पूछा है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है। एनसीटी आपने बताया नहीं कि एनसीटी कौन से एक्ट के थ्रू बना था। एनसीटी हमारा बना था एनजीटी, सॉरी एनसीटी बोल रहा हूँ बार बार। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो हमारे 2010 की एक्ट के थ्रू बना था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि रैपिड सीरीज है मतलब ये है कि क्वेश्चंस को हमें भगाना है लेकिन समझ के भगाना है, ऐसे ही रश नहीं करना। With reference to NGT, NGT के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। It can't exercise suo motu proceedings against environmental law defaulters। भाई कौन कह रहा है it can exercise, it can exercise। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। उसने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। तो जहां 1 नहीं है वो ऑप्शंस में से काट दो। इसमें 1 नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारे पास बची 50-50 की लाइफ लाइन। चलो यूज करते हैं अपनी लाइफ लाइन को। NGT is not bound by the rules of evidence as enshrined in the Indian Evidence Act 1872। बिल्कुल सही बात है। And Civil Procedure Code of Civil Procedure 1908, ये बाउंड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3, Civil Code can't hear matters related to environmental issues under the 7 laws which the NGT is empowered to deal with। क्या मुझे वो 7 लॉज बता सकते हो आप शॉर्ट में, जल्दी जल्दी? चलो मैं आपके लिए यहाँ पे वो सातों के सातों लॉ लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। आंसर तो हमारा फिर तीनों सही हो गया। नहीं, पहली स्टेटमेंट तो गलत है ना, पहली स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा क्या हमें से क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये तो इट कैन एक्सरसाइज होगा। दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 और 3 कहां पे देखने को मिल रहा है? 2 और 3 ये रहा हमारा डी ऑप्शन, हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट। अच्छा, हम इन 7 लॉज की बात कर रहे थे। क्या किसी को ये 7 लॉज पता है? अगर पता है तो आप मुझसे पहले सेक्शन में कमेंट करो। मैं आपको जब तक 7 लॉज बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, ये पहला हो। दूसरा है the Prevention and the Water Prevention and Control Act 1977, पहली Water the Prevention and Control of Pollution Act 1974, फिर दूसरी हमारी Water Prevention and Control of Pollution Act 1977, फिर उसके बाद तीसरी है Forest Act कब की है? 1980। फोर्थ है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, 74, 77, 80, 80। फिफ्थ आएगी हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये स्पेसिफाइड करेंगे वो 7 लॉज।
1974, 3 साल 70, 80, 81, 86 and sixth will be Public Liability Insurance Act. Public Liability Insurance 1991, and the last one will be 94, 77, 80, 81, 86, 91, and that will be 2002, the Biological Diversity Act. The Biological Diversity Act 2002 याद रखना, मेंस में काफी ज्यादा मदद करेगा अगर आपको ये सातों के सातों लॉस पता होंगे कि भाई एनसीटी जो है, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो इनके साथ डील कर सकता है। मतलब एनजीटी जो है इन सिविल मैटर्स में डील नहीं करेगा, राइट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। देखो क्या कहता है, इफ आर ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर, चलो जी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर बना दिया, विच इन्फ्रिंजेस अ फंडामेंटल राइट, अब भाई वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इशूड टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल डिसीजन। आई होप आपने ये सारे डिसीजंस पर सारे, मैं होप कर रहा हूं कि आपने ये सारे रिट्स को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो हमारी जो डिटेल पीवाईक्यू सीरीज है उसमें अराउंड तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही ये रिट्स के ऊपर था, जिसमें हमने बहुत क्लियरली मेंशन करा रिट्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स क्या हैं। तो अगर ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो इस टाइम पे सर्श्योरी जो है रिट इशू करा जाएगा। रिट कौन कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर, 226। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर, 32 के अंदर। सर्श्योरी इश्यू करा जाएगा कि उस डिसीजन को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। चलो ये तो ऑप्शन बहुत छोटा था, क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेट की, सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है। स्टेटमेंट 1, सेट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है। एस्टैब्लिश्ड अंडर द, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कहां से आ गया यहाँ पे, ये नहीं आना था। इट इज established under the provision of SEBI Act 1992. It is established under the Act of 1992. तो ये स्टेटमेंट 1 तो हमारी गलत हो गई। The presiding officer is appointed by the Chief Justice of India. ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? The presiding officer is appointed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिर्फ कंसल्टेशन लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई गलत। स्टेटमेंट 3, इट कैन हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय सेबी। क्या ऐसा कुछ होता है? उसने फिर आगे एक वर्ड लगा दिया ओनली, ठीक है। खाली सेबी सेबी के नहीं सुनेगा, सेबी के तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ में पीएफआरडीए के भी सुनेगा। पीएफआरडीए क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं अभी। फिर साथ में आईआरडीएआई की भी सुनेगा। सेबी की हम जब बात करते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जब हम पीएफआरडीए की बात करते हैं तो पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब हम आईआरडीएआई की बात करते हैं तो इट इज समथिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारी इन तीनों की जो, मतलब इन तीनों से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सारे सेट डील करता है। तो खाली ओनली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है तो हमारा फोकस पहले ही यहाँ पे आ जाना था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। हमारी तो तीनों ही गलत है, तो जहां तीनों दिखे वहां पे ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 107 पे मूव करते हैं, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम पूरी पॉलिटी को समराइज कर पाए। विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नासा, थोड़ी सी बात नासा की करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि नासा कब फॉर्म हुआ था, मतलब कौन सी एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ था। इट हैज बीन क्रिएटेड in pursuance of the directive principle of state policy, exactly article 39A हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है।
Its chairman is the Union Minister of Law and Justice। ऐसा पढ़ाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज नॉट द चेयरमैन ऑफ नालसा। इनके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम बोल देते हैं। और जो इसके मतलब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो तो चेयरमैन है ही है, इसके साथ साथ जो सीनियर मोस्ट सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। ठीक है, अगर हमसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पूछ लेता तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, वो फर्स्ट सीनियर मोस्ट जज भी नहीं होते, सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यूपीएससी यहाँ पे आप लोगों के साथ खेल सकता है। जिसने नालसा को ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन खा जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है, उसने करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब हम नालसा से रिलेटेड बात करते हैं तो ये कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था? इट वाज स्टैब्लिश थ्रू लीगल सर्विसेज सिक्योरिटीज एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज सिक्योरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू नालसा स्टैब्लिश हुआ था, जिसके फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस एंड अथॉरिटी। और इनका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड ये डीपीएसपी के प्रेसिडेंस में एस्टैब्लिश हुआ था। एग्जैक्टली कौन सा आर्टिकल हमें देखने को मिला? आर्टिकल 39E। आई होप पूरा नालसा क्लियर होगा। यहाँ से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। ठीक है, दी जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT। भाई सेट पढ़ रहे हैं, कभी कैट पढ़ रहे हैं, चलो जी पढ़ते हैं कैट के बारे में। एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो जो जुरिस्डिक्शन है कैट का वो 4 चीजों में है, मतलब कि 4 चीजों तक एक्सटेंड होता है। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, फिर सिविल पोस्ट अंडर सेंटर, और सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस। तो सिर्फ हमें इन चार चीजों में इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। पहले स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। हमने पढ़ा, हाँ बिल्कुल। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं जी, दे आर नॉट कवर्ड बाय द कैट। सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, क्या पढ़ा? ऑल इंडिया सर्विस पढ़ा हमने, सेंट्रल सिविल सर्विस पढ़ा हमने, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर पढ़ा हमने, और सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस हमने पढ़ा। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहां पे। एंड चौथा सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस, ये हमने देखो चौथा पॉइंट यही देखा था। तो इसने पूछा क्या है? करेक्ट आंसर 1 and 4, ऑप्शन नंबर ए देखते साथ सही। जिसने भी कैट को पढ़ा हुआ, कैट में उसने ये 4 पॉइंट जरूर पढ़े होंगे कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एंड द सिविल पोस्ट विच इज अंडर द सेंटर, एंड द सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज। राइट, तो यहां से हम इस आंसर को कर सकते थे एंड हमारा आंसर हो गया सही। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का रेफरेंस ले लेते हैं। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, आज का क्वेश्चन है, इसके बाद 110 से नेक्स्ट सेशन में कैरी ऑन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को ले रहे हैं, ओके जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कमेंट करके ये बताओ, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, appeal against the order of administrative tribunals can be challenged only in Supreme Court। क्या हमने नहीं पढ़ा था चंद्र कुमार केस 19 जो चंद्र कुमार केस हुआ था, चंद्र कुमार केस में हमने क्या एक चीज नहीं देखी थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, लेकिन अब होने लगा सिर्फ हाई कोर्ट में। ठीक है, तो पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में। राइट, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ओनली फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, ना तो ये सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है, ना इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
राइट। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस का ही रिपीटिशन था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड करा गया था, पार्ट 323 ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ डील करता है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो हम दोनों ही गलत हैं। प्रॉपर रीजंस के साथ हमने जाना दोनों गलत क्यों है, तो आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड 2। एंड आई होप आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आपकी होती है कि भाई हमें इस फेज में ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम वो क्वेरी ले सकें एंड फिर आगे मूव ऑन करें। अब इसके अराउंड 50 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। राउंड 2 से 3 सेशन, राउंड 4 से 5 सेशंस में हम इनको कवर कर लेंगे एंड फिर हमारा पूरा जुडिशरी खत्म हो जाएगा। फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड बेनिपीडिया को फॉलो करें मोर अपडेट्स के लिए। हैव अ गुड डे।